Hello student, welcome to Angels online platform. Today we discuss about 11th JEE Mega Test solution. Now question number 1. The number of significant figure is 50,000.020 multiplied by 10x to power -3. तो इसमें हमको सिग्निफिकेंट फिगर पूछा हुआ है और वैल्यू हमारी क्वेश्चन नंबर 1 में 50,000। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमको सिग्निफिकेंट फिगर पूछा हुआ है और वैल्यू है 50,000.020 मल्टीप्लाई बाय 10x टू पावर -3। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो जीरो आगे होता है उसको कंसिडर करेंगे नहीं, एंड जो जीरो पीछे होता है उसको भी कंसिडर करेंगे नहीं। तो इसमें जो जीरो बीच में होगा उसको कंसिडर करेंगे। तो इसमें एक फर्स्ट डिजिट होगा 5, उसको कंसिडर करेंगे, और ये और बीच में जो सारे जीरो उसको भी कंसिडर करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, लास्ट वाला जीरो को इसमें कंसिडर करेंगे नहीं। और सेकंड 10 की पावर -3 पावर की वैल्यू को भी इसमें कंसिडर करेंगे नहीं। तो अकॉर्डिंग टू रूल के हिसाब से इसमें 7 यूनिट को सिग्निफिकेंट फिगर में कंसिडर करेंगे। तो इसमें हमारा फर्स्ट आंसर होगा 7। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10x टू पावर 22 molecules are present in 10 gram of substance X. The molarity of the solution containing 5 gram of substance X in 2 liter solution. राइट, तो इसमें हमको कोई सब्सटेंस है X। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 2 में कोई सब्सटेंस है X, वो अननोन है। इसमें हमको उसके मॉलिक्यूल गिवन है, मॉलिक्यूल को बोलेंगे N। तो N की वैल्यू गिवन है 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10x टू पावर 22। राइट, और उसका मास हमको गिवन है, गिवन मास। तो गिवन मास का वैल्यू है 10 ग्राम। राइट, और वो सब्सटेंस अननोन है और वो सब्सटेंस की हमको मोलारिटी फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग जानते हैं इसमें मोलारिटी का फॉर्मूला होगा, मोलारिटी मोल बाय वॉल्यूम। ओके, तो मोल को एक्सपांड करेंगे तो उसका फॉर्मूला होगा गिवन मास अपन मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए। राइट, इसमें वॉल्यूम हमको गिवन है एग्जांपल में। सेकंड एग्जांपल में वॉल्यूम है हमारा 2 लीटर। राइट, और उस सब्सटेंस का वेट है 5 ग्राम। ओके, तो वेट भी इसमें गिवन है और इसमें वॉल्यूम भी गिवन है। राइट, तो वॉल्यूम कितना है इसमें, वेट है उसमें 5 ग्राम और वॉल्यूम है हमारा 2 लीटर। राइट, और फिर इसमें बचा क्या, मॉलिक्यूलर मास। तो इसमें मॉलिक्यूलर मास हम लोग जानते नहीं क्योंकि इसमें दिया हुआ है अननोन सब्सटेंस। ओके, तो अननोन सब्सटेंस का पहले हमको मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना पड़ेगा। राइट, तो इसके लिए जो हमको गिवन है एग्जांपल में कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब एन गिवन मास वो 10 ग्राम है स्टार्टिंग में, तो इससे हमको मिल जाएगी मोल। तो मोल का थर्ड वाला फॉर्मूला, मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो कांस्टेंट Na। तो n की वैल्यू गिवन है 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10x टू पावर 22 और नीचे होगा Na को बोलेंगे एवोगैड्रो कांस्टेंट, तो उसकी वैल्यू होगी 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10x टू पावर 23। राइट, तो इसमें 6.023 वो कैंसल आउट होगा, तो हमारा आंसर होगा 1 डिवाइडेड बाय 10। राइट, और इसको बोलेंगे मोल। तो फर्स्ट में हमको मिल गए मोल इन फर्स्ट स्टेप में। नाउ सेकंड स्टेप में हम लोग मोल के हिसाब से मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करेंगे। तो मोल का फर्स्ट फॉर्मूला, मोल इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास होगा हमारा, जो इसमें गिवन है एग्जांपल में स्टार्टिंग में 10 ग्राम है, तो इसमें गिवन मास होगा 10 ग्राम और
मोलिकुलर मास अभी हमने इसमें फाइंड आउट किया, सॉरी मोल इसमें हमने फाइंड आउट किया, एम हमको फाइंड आउट करना है। तो इसमें एन की वैल्यू पुट करो, मोल की वैल्यू, तो मोल की वैल्यू आएगी 1/10 इक्वल टू 10/m। एम मतलब क्या, मोलिकुलर मास, तो इससे आ जाएगा मोलिकुलर मास, तो मोलिकुलर मास आएगा 100 ग्राम पर मोल, राइट। तो इसमें हमने फॉर्मूला 1 से फाइंड आउट किया मोल, एंड थर्ड फॉर्मूला से फाइंड आउट किया हमने मोलिकुलर मास। वो मोलिकुलर मास इसमें पुट करेंगे मोलारिटी के फॉर्मूला में, तो हमारा आंसर होगा 5, मतलब इसमें होगा 20, तो इसमें आंसर आएगा हमारा, इसको कैलकुलेशन के बाद मोल, ओके, कैलकुलेशन के बाद वॉल्यूम 2 लीटर है और मास 5 ग्राम डिवाइडेड मोलिकुलर मास 100, इसमें हमारा आंसर होगा 0.025, राइट। इसका आंसर होगा हमारा 0.025, ये हमारा आंसर है। और ऑप्शन के हिसाब से, राइट, ऑप्शन के हिसाब से हमारा आंसर होगा, और इसमें हमको पूछा है क्वेश्चन में 10⁻³ में आंसर दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से जो हमारा आंसर आया 0.025, उसको कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर होगा 25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3, राइट। इसमें हमारा आंसर होगा सी 25 वाला, राइट। ओके, तो इसमें हमने फर्स्ट फाइंड आउट किए मोल, उसके बाद फाइंड आउट किया मोलिकुलर मास, और उसके हिसाब से हमने फाइंड आउट की उसकी मोलारिटी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमको पूछा है एट 300 केल्विन एंड 1 atm प्रेशर 15 ml ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन, इसमें 50 ml है गैसियस का, वो हाइड्रोकार्बन है, और हाइड्रोकार्बन रिक्वायर्ड 375 ml एयर कंटेनिंग 20% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम फॉर कंप्लीट कंबशन, राइट। So after the combustion, the gaseous occupy 330 ml of assuming that the water form is liquid form and the volume were measured at the same temperature, the pressure, the formula of the hydrocarbon। इसमें हाइड्रोकार्बन का हमको फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, और हाइड्रोकार्बन का इसमें कंबशन किया हुआ है, तो हम लोग जानते हैं, तो हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे, उसको बोलेंगे कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, और उससे हमको मिलेगा CO2 प्लस H2, राइट। तो इसको पहले रेस कर देता हूँ मैं। एग्जाम्पल नंबर 3, हाइड्रोकार्बन मतलब उसकी फॉर्मूला हमको फाइंड आउट करनी है। सो इसमें सपोज करेंगे इसका फॉर्मूला होगा CXHY। एक्स मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम, वाई मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो फॉर्म करेगा CO2 प्लस H2O। तो उसको ऊपर लिखना पड़ेगा, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 3, CXHY hydrocarbon can react with oxygen and formation of CO2 plus H2O। ओके, तो इसमें इस प्रोसेस को बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस में आएगा x मोल ऑफ CO2 है, इधर इधर x है कार्बन, तो इधर आएगा x मोल ऑफ CO2 आएगा, और वाटर में रखे हाइड्रोजन y है, तो इधर आएगा y, लेकिन बैलेंस करने के बाद हमारा फॉर्मूला होगा, इधर आएगा x प्लस वाई, सॉरी 1 मिनट, x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 4 आएगा, राइट। और H2O में आएगा y/2 आएगा। इस रिएक्शन को हमने बैलेंस कर दिया कि हाइड्रोकार्बन कैन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस H2O, राइट। और इसमें दिया हुआ है 375 ml ऑफ एयर, एयर का वॉल्यूम है 375, और उसमें 20% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम हमको गिवन है। ओके, तो डेट मीन्स कि 375 ml, 375 ml एयर में 20% ऑक्सीजन है,
ओके, तो इसमें वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन फाइंड आउट करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इसमें होगा 375 ml वॉल्यूम ऑफ एयर मल्टीप्लाई बाय 20% ऑक्सीजन, परसेंटेज में है तो नीचे आएगा 100, तो इसमें वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन आएगा 75 ml। राइट, पहले हमने प्रोसेस को बैलेंस किया, फिर इसमें गिवन था कि 375 ml एयर में 20% बाय वॉल्यूम ऑक्सीजन था, तो इसमें हमने फाइंड आउट किया वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, तो उसका आंसर आएगा 75 ml। उसके बाद जो रिमेनिंग गैसियस हो गए तो उसका वॉल्यूम इसमें हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो अदर गैसियस का वॉल्यूम आएगा, अदर गैसियस में 80% होगा, तो इसमें 375 ml वॉल्यूम ऑफ एयर मल्टीप्लाई बाय 80% अदर गैस, और नीचे आएगा 100, तो इसका आंसर आएगा 300 ml। डेट मीन्स के इसमें 375 ml टोटल एयर में 75 ml ऑफ ऑक्सीजन है और उसके अलावा 300 ml अदर गैसेस प्रेजेंट है। राइट, इसमें हमको क्या करना है, कार्बन एंड हाइड्रोजन का अमाउंट मतलब कि उसका एटॉम के नंबर, उसका फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, तो इसको पहले रेज करेंगे। तो इसमें ऑक्सीजन का वॉल्यूम आया 75 ml आ गया। ओके, तो इसमें से इसकी वैल्यू हम लोग ऑक्सीजन के स्टोकियोमेट्रिक के साथ वो कंपेयर करेंगे, तो इसमें ऐसा आएगा x प्लस वाई बाय 4, इसको बोलेंगे स्टोकियोमेट्रिक ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन में था इधर, तो इसको हमने ऑक्सीजन के वॉल्यूम के साथ कंपेयर किया, तो इसमें आएगा 75 ml ऑफ ऑक्सीजन है। ओके, और टोटल इसमें आएगा उसके अलावा आएगा इसमें x प्लस वाई इक्वल टू 300 ml आएगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू 300 ml। राइट, जो हमने, तो इसमें हमने फाइंड आउट किया अदर केसेस का, इसको सॉल्व कर दो, इसमें हमारा आंसर आ जाएगा। और स्टार्टिंग में सारे गैसियस का वॉल्यूम इसमें गिवन है 15 ml ऑफ गैसियस है, मतलब कि इसमें 15 ml क्या है, 15 ml हाइड्रोकार्बन इसमें होगा, और इसमें 50 ml ऑक्सीजन भी होगा, 50 ml CO2 भी होगा एंड 15 ml H2O भी इसमें होगा। राइट, तो इसमें इसके जो भी स्टोकियोमेट्री है, ऑक्सीजन की जो स्टोकियोमेट्री है वो कितने है, x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 4 उसका स्टोकियोमेट्री था, और उसमें स्टार्टिंग का वॉल्यूम था 15 ml, और उसका जो आंसर आया जो इसमें हमने फाइंड आउट किया कि 20% में ऑक्सीजन का वॉल्यूम था 75 ml, तो उसको सॉल्व करेंगे, तो इसमें y का आंसर आएगा हमारा 8, और y का जो आंसर है वो इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, तो किसी भी फॉर्मूला में पुट करेंगे इसमें, तो x का आंसर आएगा हमारा 3। राइट, डेट मीन्स कि इसमें इसका हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला आएगा C3H8 फॉर्मूला आएगा, तो ऑप्शन के हिसाब से इसमें हम लोग आंसर आएगा हमारा, दोनों ऑप्शन इसमें ए में भी और इसमें मिस्टेक है, इधर CH3 आएगा और इधर C3H8, तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा आंसर होगा C3H8। तो इसमें पहले हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, उसको बैलेंस किया, उसमें फिर दिया था 375 ml में 20% ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का वॉल्यूम इसमें है 75 ml, अदर गैसियस का वॉल्यूम आया 300 ml, फिर सारे गैसियस के स्टार्टिंग में वॉल्यूम था 15 ml, तो उसको इस फॉर्मूला के साथ कंपेयर किया, स्टोकियोमेट्रिक ऑफ ऑक्सीजन का 75 ml आया था उसको कंपेयर किया, और x प्लस वाई को 300 ml के साथ कंपेयर किया, तो इसमें कैलकुलेशन के बाद y का आंसर आएगा 8 एंड x का आंसर आएगा 3। राइट, तो फॉर्मूला आएगा हमारा C3H8। क्लियर, अभी जो क्वेश्चन आएंगे वो इक्विलिब्रियम के आएंगे, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में
क्वेश्चन नंबर 4, एक रिएक्शन इसमें गिवन है A प्लस बी गिव्स C प्लस डी, और रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है और उसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 100 है, तो इसमें Kc की वैल्यू होगी 100, राइट। और स्टार्टिंग विथ ए इक्विमोलर सॉल्यूशन, स्टार्टिंग में सबके मोल इक्वल है, मतलब A प्लस बी कोल्डेड रिएक्टेंट एंड C प्लस डी कोल्डेड प्रोडक्ट। तो इसमें स्टार्टिंग में 0 टाइम पे सबके मोल इक्वल है, सेम मोलर, मतलब इसमें इसके मोल हो गए 1, इसके मोल भी 1, इसके मोल भी 1 और इसके मोल भी 1 है। स्टार्टिंग में सबके मोल 1 है। उसके बाद इसमें हमको पूछा हुआ है और गिवन भी है, स्टार्टिंग में सबकी कंसंट्रेशन 1 मोलर है, तो इक्विलिब्रियम टाइम पे डी की कंसंट्रेशन हमको फाइंड आउट करनी है। तो उसके बाद T इज इक्वल टू टी, इक्विलिब्रियम टाइम पे डी की कंसंट्रेशन हमको फाइंड आउट करनी है, राइट। तो स्टार्टिंग में सबके मोल इक्वल थे 1 1 1, उसके बाद इक्विलिब्रियम आया, तो इसमें प्रोडक्ट की अमाउंट, रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी तो प्रोडक्ट की अमाउंट इंक्रीज होगी एंड रिएक्टेंट की अमाउंट डिक्रीज होगी। दैट मीन्स कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी एंड रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। तो इसमें प्रोडक्ट इंक्रीज होगा, तो इसका आंसर सपोज लाइक A प्लस बी से C प्लस डी फॉर्म हो रहा है और इसका स्टार्टिंग की अमाउंट होगा x, तो इसमें फॉर्म होगा 1 प्लस एक्स और इधर भी आएगा 1 प्लस एक्स। तो रिमेनिंग पोर्शन आएगा B एंड A में 1 माइनस एक्स और इसमें भी आएगा 1 माइनस एक्स। क्लियर? इक्विलिब्रियम टाइम पे सबकी कंसंट्रेशन आ गई। नाउ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला होगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, तो इसमें सब में कॉमन है, तो इसका आंसर ऐसा आएगा 1 प्लस एक्स कंसंट्रेशन ऑफ सी, नीचे आएगा कंसंट्रेशन ऑफ डी और डिवाइडेड बाय आएगा कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। तो इसका फॉर्मूला का 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इसमें ऐसा आएगा कि के सी इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे होगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और के सी की वैल्यू इसमें हमको गिवन है। मेरे इसको रेज करना पड़ेगा। में दोनों साइड स्क्वायर है, तो इसको ऐसे लिखेंगे कि अंडर रूट के सी लिखेंगे। तो इधर आएगा 1 प्लस एक्स और नीचे आएगा 1 माइनस एक्स और के सी का वैल्यू गिवन है 100, तो अंडर रूट 100, तो 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। इसमें अंडर रूट 100 का आंसर होगा 10 इक्वल टू 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें x की वैल्यू आ जाएगी, इधर आएगा तो इधर होगा 10 माइनस 10x इक्वल टू 1 प्लस एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो x का आंसर आएगा 9/11। ओके, और जो x की वैल्यू आ गई, तो इसमें हमको d की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है, और कब? तो इक्विलिब्रियम टाइम पे। इसमें इस फॉर्मूला में 1 प्लस एक्स में x की वैल्यू पुट करेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ d वो इक्विलिब्रियम टाइम पे हमारा आंसर आ जाएगा। तो एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ डी का फॉर्मूला होगा 1 प्लस एक्स, इसमें x की वैल्यू पुट करो तो आंसर आएगा हमारा 9 डिवाइडेड बाई 11, तो 11 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 11, तो 20/11। ओके, तो फिर 20/11 को सॉल्व करेंगे जिसमें हमारा आंसर होगा 1.818 और ऑप्शन के हिसाब से हमारा आंसर होगा 182 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻²। ये आ गई हमारी कंसंट्रेशन ऑफ डी इक्विलिब्रियम टाइम पे। तो हमारा ऑप्शन के हिसाब से हमारा आंसर होगा बी। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में
तो पहले रेस करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 5 में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी की वैल्यू है 4। तो इक्विलिब्रियम टाइम पे हमको ऑक्सीजन का पार्शियली प्रेशर हमको फाइंड आउट करना है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 5 रिएक्शन है ए सॉलिड प्लस सॉरी ए सॉलिड गिव्स एम सॉलिड प्लस 1/2 O2 इन फॉर्म ऑफ गैस। इधर हमको दिया है सॉलिड में, इधर भी सॉलिड है, ए एंड एम सॉलिड स्टेट में है, ऑक्सीजन गैस फॉर्म में है, और इसमें हमको गिवन वैल्यू है केपी, राइट। केपी की वैल्यू गिवन है हमको 4। तो इसमें इक्विलिब्रियम टाइम पे ऑक्सीजन का पार्शियली प्रेशर हमको फाइंड आउट करना है। तो इसमें इसकी फॉर्मूला अप्लाई कर दो, और केपी का फॉर्मूला होगा प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें दोनों सॉलिड है, ए एंड एम वो दोनों सॉलिड है, तो सॉलिड होगा तो उसका प्रेशर आएगा नहीं, इसमें प्रेशर ओनली आएगा, ऑक्सीजन का आएगा। तो और इसको हम लोग जानते हैं कि प्रेशर ऑफ केपी का फॉर्मूला होगा प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। तो इसमें दोनों मतलब एम एंड ए दोनों सॉलिड में होंगे तो ओनली आएगा प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन आएगा, और उसका स्टोइकियोमेट्री है 1/2 है, और केपी की वैल्यू इसमें गिवन है 4, उसकी वैल्यू इसमें पुट कर दो। तो केपी का वैल्यू है 4, और पार्शियली ऑफ ऑक्सीजन वो है, वो हमको फाइंड आउट करना है, और इसकी उसकी पावर में 1/2 है। तो इसमें एक काम करो, 4 का स्क्वायर कर लो, आंसर होगा हमारा 16। इसको बोलेंगे पार्शियली प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, वो आ गया डायरेक्ट, एक फॉर्मूला में से एक स्टेप में आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा आंसर होगा 16, और प्रेशर का यूनिट होगा ATM, तो हमारा आंसर होगा डी 16 ATM, राइट। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमको एक रिएक्शन गिवन है, और उसमें हमको 2 रिएक्शन गिवन है, ये वाली और ये वाली, ओके। इसमें लास्ट प्रोसेस के हिसाब से हमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसमें पहले इसको रेज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें एक रिएक्शन गिवन है S+O2 गिव SO2, राइट। ये फर्स्ट रिएक्शन, और इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है K1, और सेकंड के लिए K2 गिवन है। बट इसमें हमको पूछा है कि ये वाली जो प्रोसेस है उसके लिए हमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चाहिए, मतलब 2SO प्लस O2 गिव से 2SO2, और इसमें मिस्टेक है, क्वेश्चन में इधर 2 आना चाहिए, 2SO2 होगा, राइट। तो 2SO2 डेट मीन्स कि इसमें प्रोसेस के लिए हमको ऐसा फॉर्म करना है, ऐसी बनानी है प्रोसेस के 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3 इन फॉर्म ऑफ गैस, राइट। तो इसके लिए कांस्टेंट होगा हमारा K3 लिखते हैं। तो उसके लिए पहले जो प्रोसेस है 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 प्रोसेस को ऐसे अरेंज करो कि ये वाली प्रोसेस हमको मिल जाए, 2SO2 प्लस O2 गिव 2SO3 वाली हमको प्रोसेस चाहिए। तो इसमें काम करेंगे, फर्स्ट जो रिएक्शन है उसमें S+O2 गिव SO2 है, लेकिन हमको इस प्रोसेस में SO2 लेफ्ट हैंड साइड चाहिए, और इसमें प्रोडक्ट साइड गिवन है, राइट हैंड साइड पे गिवन। तो इसको एक काम करो, फर्स्ट प्रोसेस को उल्टा कर दो, राइट। इसमें ऐसा आएगा, फर्स्ट प्रोसेस जो गिवन है उसको उल्टा करेंगे तो प्रोसेस आएगा हमारा SO2 गिव्स S+O2। एक गैसेस में होगा, सल्फर भी सॉलिड में है, एंड ऑक्सीजन भी गैसेस में होगा।
तो इसके लिए वैल्यू इसको बोलेंगे K1, लेकिन इसको उल्टा है तो इसका आएगा 1/K1 आएगा, राइट। प्रोसेस को उल्टा करेंगे तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी उल्टा हो जाएगा, राइट। अभी सेकंड जो प्रोसेस गिवन है उसमें 2s + 3O2 गिव्स 2SO3 है, और इधर भी एक एरो इधर बीच में होगा, तो हम लोग जानते हैं इसको। तो इसमें सेकंड प्रोसेस में गिवन है 2s + 3O2, तो उसको उल्टा करने की आई थिंक जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें SO3 प्रोडक्ट एंड साइड है, और जो रिक्वायर्ड कंडीशन है उसमें भी SO3 प्रोडक्ट साइड है। ओके, तो इसको ऐसे लिख देंगे, तो इसमें ऐसा आएगा 2s + 3O2 गिव्स 2SO3, और इस प्रोसेस के लिए कांस्टेंट आएगा हमारा K2 आएगा, राइट। तो इसमें दोनों प्रोसेस को सम कर दो, ये हमको लास्ट वाली रिएक्शन चाहिए, तो उसके लिए प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2 को सम कर दो इसमें। और हाँ, इसमें हमको क्या चाहिए, प्रोडक्ट एंड साइड पे 2SO2 चाहिए, राइट। इस प्रोसेस में रिक्वायर्ड प्रोसेस में 2SO2 है और 2SO3 भी है, तो इसमें काम करना पड़ेगा। फर्स्ट प्रोसेस में ओनली SO2 है, तो फर्स्ट प्रोसेस को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें ऐसा आएगा 2SO2, इधर आएगा 2s आएगा, और इधर 2O2 आएगा। फर्स्ट प्रोसेस को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसको सम करेंगे तो इसमें 2s मतलब दोनों सल्फर एटॉम फॉर्म में कैंसिल हो जाएगी, तो रिमेनिंग पोर्शन होगा वो होगा हमारा 2SO2 + O2, और O2 में याद रखो इधर 3O2 है और इसमें 2O2 है, तो इसके साथ 3 के साथ 2 कैंसिल होगा, तो इधर हमको मिलेगा ओनली O2 मिलेगा। तो O2 गिव्स 2SO3, तो इसके लिए K3, तो इसमें हमने क्या किया, फर्स्ट प्रोसेस एंड सेकंड प्रोसेस को सम किया, और फर्स्ट प्रोसेस को उल्टा किया और उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो K3 के लिए फॉर्मूला आएगा हमारा, जो K2 ऊपर था वो, तो इसमें ऐसा होगा K2 डिवाइडेड बाय K1, नीचे था 1/2 में था, और उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो इधर आएगा 1/K1², तो नीचे भी आएगा 1/K1², राइट। तो इसमें K2 की वैल्यू K1 है वो पुट कर दो, तो K2 की वैल्यू इसमें K1 है 10⁻129, और नीचे होगा K1 का स्क्वायर, तो उसकी वैल्यू K1 है 10⁻52 का स्क्वायर। तो इसका आंसर होगा 10⁻25 आई थिंक आना चाहिए। इसमें हमारा ऑप्शन के हिसाब से आंसर होगा A, 10⁻25। उसको वो 1 मिनट, इसमें क्वेश्चन में आना चाहिए था इधर 2, राइट, और इधर आंसर आएगा हमारा 10⁻25। कितना आएगा, 10⁻25, तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा आंसर होगा C। तो बोलेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर थर्ड रिएक्शन, और रिक्वायर्ड रिएक्शन के लिए आंसर होगा 10⁻25। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन हमको एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक मतलब रिलीज द एनर्जी, एंडोथर्मिक मतलब एब्जॉर्ब द एनर्जी। तो इस प्रोसेस में गिवन हमको Cl2 + 3F2 गिव्स, 1 मिनट इधर मैं लिखता हूँ प्रोसेस को। क्वेश्चन नंबर 7 में एक रिएक्शन है Cl2 + 3F2 गिव्स 2ClF3 प्लस, सॉरी इतना ही है, इन फॉर्म ऑफ गैस। ये किस फॉर्म में होगा, गैसियस फॉर्म में होगा। ये वाला स्टार्टिंग में भी Cl2F2 भी गैसियस फॉर्म में है, राइट। और प्रोसेस कौन सी है भाई, प्रोसेस है हमारी एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब ΔH की वैल्यू नेगेटिव आएगी, ओके। ΔH की वैल्यू पॉजिटिव आएगी उसको बोलेंगे एंडोथर्मिक, ΔH की वैल्यू नेगेटिव आएगी उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस गिवन है, और इसमें भी ΔH की वैल्यू भी गिवन है हमको माइनस में, राइट। तो दैट मीन्स की प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, और इसमें पूछा है कि हाउ टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ ClF3। इसमें हमको ClF3 की कंसंट्रेशन इंक्रीज करना है, और इसमें ClF3 प्रोडक्ट इनसाइड है,
तो इसमें हमको ClF3 की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना है, तो प्रोसेस फॉरवर्ड में जानी चाहिए। तो डेट मीन्स कि इसमें प्रोसेस को फॉरवर्ड में पुश करना है। तो फॉरवर्ड में पुश करने के लिए हमारे पास चार ऑप्शन जो गिवन है, वो फर्स्ट में दिया है एडिंग ऑफ फ्लोरीन। ओके, डेट मीन्स कि फ्लोरीन को ऐड करेंगे, मतलब फ्लोरीन की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, तो ClF3 की अमाउंट इंक्रीज होगी, राइट। तो इसके थियरी में कंसेप्ट आता था ले सेटेरियल प्रिंसिपल। तो उसके हिसाब से रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी और प्रोडक्ट की अमाउंट इंक्रीज होगी। तो इसमें हम लोग फ्लोरीन की अमाउंट को इंक्रीज करेंगे तो ले सेटेरियल के हिसाब से रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी, और फॉरवर्ड में जाएगी तो ClF3 की कंसंट्रेशन भी इंक्रीज होगी। तो हमारा ए ऑप्शन राइट हो सकता है, राइट। ऑप्शन बी चेक करते हैं। ऑप्शन बी में हमको पूछा है कि इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। तो वॉल्यूम का कंटेनर इंक्रीज करने से कंसंट्रेशन किसी की भी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होती है, वो कांस्टेंट होती है। दैट मीन्स कि वॉल्यूम इज डज नॉट इफेक्ट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, राइट। वो तो हमारा आंसर आएगा नहीं। ये ऑप्शन चेक करो, तो Cl2 को रिमूव करेंगे, Cl2 को रिमूव करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगी, क्योंकि इसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है। मतलब जिसमें Cl2 की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करेंगे तो ClF3 की कंसंट्रेशन भी डिक्रीज होगी, क्योंकि प्रोसेस बैकवर्ड में जाएगी। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो प्रोसेस बैकवर्ड में जाएगी, राइट। तो वो भी आंसर हमारा गलत है। ऑप्शन डी चेक करो, इंक्रीज द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो हम लोग पता है आगे थियरी में थर्ड कंसेप्ट में आया था कि टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी, बट एक्सोथर्मिक होगी तो रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगी। डेट मीन्स कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा और उसमें हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगी, और बैकवर्ड में जाएगी तो रिएक्टेंट की अमाउंट ज़्यादा होगी और प्रोडक्ट की अमाउंट कम होगी। सो डेट मीन्स के ClF3 भी कम होगा। तो ऑप्शन के हिसाब से मतलब ऑप्शन डी भी रॉन्ग है। तो हमारा राइट आंसर होगा ए, एडिंग ऑफ फ्लोरीन। इसमें फ्लोरीन को ऐड करेंगे तो प्रोसेस फॉरवर्ड में जाएगी, और फॉरवर्ड में जाएगी तो इसमें ClF3 की अमाउंट इंक्रीज होगी, राइट। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में इंटरनल एनर्जी चेंज, मतलब इसमें हमको फाइंड आउट करना होगा, सॉरी, इंटरनल एनर्जी चेंज वो इसमें हमको फाइंड आउट करना है, और उसमें हमको गिवन है मास, और दूसरा डेल्टा वेपराइजेशन एनर्जी भी इसमें हमको गिवन है, और टेम्परेचर भी गिवन है, आर भी गिवन है। तो इसमें हमको इंटरनल एनर्जी का चेंज डेल्टा ई की वैल्यू इसमें हमको फाइंड आउट करनी है, डेल्टा ई, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन क्या है, गिवन इसमें हमको गिवन है इंटरनल एनर्जी हमको फाइंड आउट करनी है। डेट मीन्स कि इसमें हमको और इसमें क्या है गिवन है H2O लिक्विड, मतलब इस प्रोसेस में H2O का वेपराइजेशन होता है। डेट मीन्स कि H2O लिक्विड में से H2O गैसियस में जाएगा, और इसमें उसका मास गिवन है, टेम्परेचर भी गिवन है। तो मास होगा इसमें 19 ग्राम, तो गिवन मास होगा H2O का है, और इसको बोलेंगे वेपराइजेशन प्रोसेस। तो इसमें इसका मास गिवन है 19 ग्राम। उसके बाद उसका टेम्परेचर गिवन है 100 सेल्सियस, उसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर होगा 373 केल्विन। डेल्टा एच वेपराइजेशन, वेपराइजेशन की एनर्जी गिवन है 41 किलो जूल पर मोल। किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर होगा 41,000 जूल पर मोल। उसकी एनर्जी गिवन है हमको, वेपराइजेशन एनर्जी भी गिवन है, टेम्परेचर भी गिवन है, आर की वैल्यू भी इसमें गिवन है। इसमें 8 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 8.314 आंसर होगा। 8.314 आर की वैल्यू गिवन है, तो इसमें हमको डेल्टा ई की वैल्यू, चेंज ऑफ एनर्जी, इसमें हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसके लिए पहले मोल फाइंड आउट करेंगे, ये हमारा फॉर्मूला होगा डेल्टा एच इक्वल टू, 1 मिनट, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी।
डेल्टा एच को बोलेंगे चेंज ऑफ एंथैल्पी, ई को बोलेंगे चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, डेल्टा एन जी मतलब मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, और आर मतलब कांस्टेंट, टी मतलब टेम्परेचर। सारी वैल्यू गिवन है। इसमें हमको डेल्टा ई की वैल्यू चाहिए, तो डेल्टा ई को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये हमारा फॉर्मूला होगा डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी इंटू आर टी। इसमें हमको डेल्टा एन जी मतलब मोल चाहिए, तो मोल के लिए फॉर्मूला, इसमें मोलिकुलर मास, सॉरी गिवन मास इसमें है 19 ग्राम, वाटर का गिवन मास है 19 ग्राम, तो मॉलिक्यूलर मास हम लोग जानते हैं, तो 90 डिवाइडेड बाय 18, 18 मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, तो इसमें मोल आएंगे 5 मोल। मोल आ गए। उसके बाद डेल्टा एच की वैल्यू भी हम लोग जानते हैं, डेल्टा एन जी भी जानते हैं, तो इसमें पुट कर दो। तो इसमें डेल्टा एच वो कितना है, 41,000 जूल पर मोल है, लेकिन एक मोल के लिए इतनी है, तो 5 मोल इसमें हमने फाइंड आउट किया, तो 5 मोल के लिए एनर्जी आएगी 41,000 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस डेल्टा एन जी का वैल्यू होगा 5 मल्टीप्लाई बाय आर, आर की वैल्यू होगी, तो इसमें हमने फाइंड आउट किया 8.314 मल्टीप्लाई बाय टी, तो टी था 100 सेल्सियस, तो इसमें आएगा 373 केल्विन। तो कैलकुलेशन के बाद इसमें हमारा आंसर होगा 18, कैलकुलेशन के बाद हमारा आंसर होगा 1894.0। इसको बोलेंगे चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी जूल पर मोल, राइट। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा आंसर आना चाहिए बी, 1894 जूल पर मोल, राइट। तो इसमें हमने पहले फाइंड आउट किए मोल, और डेल्टा एच की फॉर्मूला उसमें पुट कर दिया, तो आ जाएगा हमारा चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में हम्म क्वेश्चन नंबर 9 में द आयोनाइजेशन एंथैल्पी सोडियम Na+1 की गिवन है हमको। इस प्रोसेस में सोडियम+1 की आयोनाइजेशन एंथैल्पी गिवन है, राइट, आई की वैल्यू गिवन है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी गिवन है इसमें, Br- के लिए, और लेटाइस एंथैल्पी भी इसमें हमको गिवन है। तो इसमें हमको फाइंड आउट करना है एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaBr, NaBr की फॉर्मेशन एनर्जी इसमें हमको चाहिए, राइट। तो फॉर्मेशन एनर्जी के लिए डेल्टा HF का फॉर्मूला होगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब IE प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी IgE प्लस लेटाइस एंथैल्पी या लेटाइस एनर्जी मतलब LE। तीन एनर्जी का सम करेंगे तो इधर हमको मिलेगा फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ NaBr मिल जाएगा, क्लियर। तो आई की वैल्यू इसमें गिवन है 495.8 किलो जूल पर मोल, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ये हमारा फॉर्मूला है फॉर्मेशन ऑफ NaBr के लिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस लेटाइस एनर्जी, तो सबकी वैल्यू पुट करेंगे, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू गिवन है 495.8 किलो जूल पर मोल, प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी -325, प्लस लेटाइस एंथैल्पी होगी -728.4, राइट। इसको सम करेंगे तो इसका हमारा आंसर होगा, कैलकुलेशन के बाद ये आंसर आएगा -5576 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁻1 किलो जूल में आंसर आ जाएगा हमारा। इसको बोलेंगे फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ NaBr, तो हमारा आंसर होगा ए, राइट, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 क्वेश्चन नंबर में हमको गिवन है नंबर ऑफ मोल गिवन है, आइडियल गैस है उसके लिए मोल गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, टेम्परेचर दो है, एक टेम्परेचर 100 केल्विन है, दूसरा है 200 केल्विन, तो इसको बोलेंगे T1, इसको बोलेंगे T2। इसमें CV की वैल्यू भी गिवन है, वो 28 जूल पर केल्विन पर मोल है, और इसमें हमको फाइंड आउट करना है डेल्टा U एंड डेल्टा PV, इसमें हमको फाइंड आउट करना है। तो पहले जो गिवन है वो इसमें लिखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 में मोल कितने, इसमें मोल हो गए 5, T1 टेम्परेचर 1 होगा 100 केल्विन, T2 होगा 200 केल्विन, टीवी है 28 जूल पर केल्विन पर मोल, और इसमें हमको फाइंड आउट करना है डेल्टा यू। डेल्टा यू के लिए फॉर्मूला होगा हमारा और डेल्टा यू, और इसमें इसको ऐसे भी लिख सके डेल्टा ई, मतलब डेल्टा यू होगा इसमें, तो डेल्टा ई का फॉर्मूला होगा एन इंटू सी वी इंटू डेल्टा टी। एन मतलब मोल कितना हो गया, इसमें मोल हो गया 5 मल्टीप्लाई सी वी होगा 28 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी का फॉर्मूला होगा T2 माइनस T1, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 28 मल्टीप्लाई बाय 200 माइनस 100, तो इसमें आंसर होगा हमारा 100। तो इसका डेल्टा ई मतलब डेल्टा यू का आंसर होगा 14,000 जूल। वो जूल में आ जाएगा, उसको क्वेश्चन में हमको पूछा है किलो जूल में, तो डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो हमारा आंसर होगा 14 किलो जूल। इसका इसको बोलेंगे डेल्टा यू, मतलब इंटरनल एनर्जी का, सॉरी डेल्टा यू का हमारा आंसर आ गया 14 किलो जूल, राइट। लेकिन फिर हमको सेकंड में भी पूछा हुआ है, सेकंड स्टेप में डेल्टा पीवी की वैल्यू इसमें हमको पूछी हुई है। तो थर्मल में उसका फॉर्मूला आता है डेल्टा पीवी इक्वल टू डेल्टा एन जी आर टी, राइट। इसको कैसे लिखेंगे, टैग लिखना हो तो डेल्टा पीवी का फॉर्मूला एन आर इंटू डेल्टा टी, राइट। एन आर मतलब मोल ऑफ एन का आंसर होगा 5, आर की वैल्यू हम लोग गिवन होगी इसमें 8 समथिंग, तो इसमें और एग्जैक्ट वैल्यू आएगी 8.314 मल्टीप्लाई टेम्परेचर का चेंज, तो 200 माइनस 100, इसका आंसर होगा 100। इसका आंसर आएगा हमारा 4000 जूल, और उसको किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर होगा 4 किलो जूल। डेट मीन्स कि डेल्टा पीवी का आंसर है 4 किलो जूल और डेल्टा यू का आंसर है 14 किलो जूल, तो इसमें आंसर होगा हमारा सी। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू व्हाट, आइसोकोरिक वर्क, आइसोबेरिक वर्क, एडियाबेटिक एंड आइसोथर्मल। इसमें हमको डेल्टा यू किसके वर्क के बराबर होगा। आइसोकोरिक का मतलब होगा जिसमें डेल्टा वी का फॉर्मूला 0 होता है, आइसोबेरिक में होगा जिसमें प्रेशर डेल्टा पी की वैल्यू 0 होगी, ए डायबिटिक में डेल्टा क्यू की वैल्यू 0 होगी, एंड आइसोथर्मल में डेल्टा टी की वैल्यू 0 होगी। मतलब टेम्परेचर फर्स्ट में प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट, और सेकंड में प्रेशर कांस्टेंट, थर्ड में क्यू कांस्टेंट हीट कांस्टेंट, और लास्ट में होगा टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो और इसमें हमको पूछा डेल्टा यू किसके बराबर होगा, राइट। तो हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जानते हैं, उसमें एक फॉर्मूला आता था डेल्टा ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू में अप्लाई करेंगे। तो इसमें डेल्टा ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, और डब्ल्यू का फॉर्मूला होगा क्यू माइनस पी इंटू डेल्टा वी, राइट। तो इसमें फर्स्ट में गिवन है हमको आइसोकोरिक है, आइसोकोरिक मतलब डेल्टा वी का वैल्यू होगा 0, डेल्टा वी 0 आएगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो इसमें डेल्टा ई इक्वल टू क्यू आएगा, क्यू मतलब हीट के बराबर आएगा, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है, इसमें वर्क पूछा हुआ है। सेकंड में हमको डेल्टा यू मतलब उसको कंसिडर करेंगे डेल्टा यू के फॉर्म में ही, डेल्टा यू, तो डेल्टा यू के फॉर्म में ही आता है, ठीक। तो इसमें सेकंड में पूछा आइसोबेरिक, आइसोबेरिक मतलब जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ में डेल्टा ई में इसमें प्रेशर की वैल्यू 0 मूकेंगे, डेल्टा पी इक्वल टू 0 रखेंगे, तो डेल्टा ई ये पूरा टर्म 0 होगा, तो लास्टली हमको मिलेगा डेल्टा ई इक्वल टू क्यू मिलेगा। लेकिन ऑप्शन में हमको पूछा हुआ है वर्क, तो हमारा सेकंड ऑप्शन भी रॉन्ग हुआ। थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं, तो थर्ड ऑप्शन में हमको गिवन है ए डायबिटिक, मतलब डेल्टा क्यू की वैल्यू 0, इसमें क्यू की वैल्यू 0 होगी, तो फॉर्मूला के हिसाब से क्यू की वैल्यू 0 रखेंगे तो डेल्टा ई का आंसर होगा हमारा डब्ल्यू, वो वर्क के बराबर होगा।
तो हमारा आंसर होगा सी, ए डायबिटिक प्रोसेस। क्लियर, राइट। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में इसमें हमको पूछा हुआ है द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसमें हमको एंथैल्पी मतलब फॉर्मेशन एंथैल्पी फाइंड आउट करनी है, और रिएक्शन इसमें हमको गिवन ही है। और प्रोसेस में हमको गिवन है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस 2 एल्यूमिनियम गिव्स 3 कैल्शियम प्लस Al2O3। तो क्वेश्चन नंबर 12 में रिएक्शन है 3 कैल्शियम ऑक्साइड प्लस 2 एल्यूमिनियम गिव्स 3 कैल्शियम प्लस Al2O3। इसमें हमको फाइंड आउट करना है द स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी, मतलब डेल्टा HF, स्टैंडर्ड कंडीशन में फॉर्मेशन एंथैल्पी का चेंज इसमें हमको फाइंड आउट करना है, राइट। तो इसके लिए फॉर्मूला होगा डेल्टा HF नॉट प्रोडक्ट माइनस डेल्टा HF नॉट रिएक्टेंट। दैट मीन्स कि इसमें हमको टोटल रिएक्शन का फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी फाइंड आउट करना है। तो इसमें हमको इसका फॉर्मूला होगा कि जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन एंथैल्पी होगी उसमें से रिएक्टेंट की फॉर्मेशन एंथैल्पी को माइनस करेंगे तो हमको मिल जाएगा ओवरऑल चेंज ऑफ एंथैल्पी चेंज, राइट। तो इसमें हमको गिवन है कैल्शियम Al2O3 की वैल्यू गिवन है और साथ में कैल्शियम ऑक्साइड की वैल्यू गिवन है, ओके। और हम लोग जानते हैं कि इसमें एल्यूमिनियम एंड कैल्शियम फ्री स्टेट में है, तो उसमें दोनों में वो प्योर फॉर्म में हो गए तो दोनों में डेल्टा HF की वैल्यू 0 हो जाएगी, फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी 0 हो जाएगी। तो जो बचा उसको इसमें कंसिडर करेंगे तो प्रोडक्ट में होगा Al2O3 और वो अकेला होगा, तो इसमें ऐसा होगा डेल्टा HF नॉट फॉर Al2O3 माइनस डेल्टा HF में इसको हमको रिएक्टेंट के लिए फाइंड आउट करना है, जिसमें ऐसा आएगा डेल्टा HF, बट किसके लिए, इसके मोल कितने 3 मोल है कैल्शियम ऑक्साइड के, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें ऐसा आएगा ब्रैकेट में 3 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा HF नॉट फॉर कैल्शियम ऑक्साइड, वैल्यू पुट करो। इसमें Al2O3 की वैल्यू होगी कितनी गिवन है, Al2O3 की वैल्यू गिवन है हमको -1675 किलो जूल पर मोल, और इसमें 625 किलो जूल पर मोल कैल्शियम ऑक्साइड की जो इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो इसमें हमारा आंसर आएगा ऑप्शन के हिसाब से 320। हाँ, तो इसमें आंसर आएगा हमारा बी 320 किलो जूल पर मोल। तो इसको बोलेंगे डेल्टा HF फॉर्मेशन 230 किलो जूल पर मोल, ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, इसको रेस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमको पूछा है, इसमें एक रिएक्शन गिवन है कि SF बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी हमको इसमें फाइंड आउट करनी है, राइट। तो कैसे फॉर्म होगा SF बॉन्ड, सल्फर होगा वो फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, डेट मीन्स कि सल्फर कैन रिएक्ट विथ फ्लोरीन एंड फॉर्मेशन ऑफ SF6। क्वेश्चन नंबर 13 इसमें ऐसा होगा, तो सल्फर मतलब S कैन रिएक्ट विथ 6 एटम ऑफ फ्लोरीन एंड फॉर्मेशन ऑफ SF6, इसको कंसिडर करेंगे तो इसमें हमको CF बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी इसमें फाइंड आउट करनी है, वो किलो जूल पर मोल में है, राइट। तो इसके लिए फॉर्मूला होगा SF बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी, मतलब इसको लिखेंगे बॉन्ड एनर्जी ऑफ SF इक्वल टू, इसमें आएगा एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट आएगा। तो इसमें ऐसा आएगा एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट आएगा। थर्मो में ये वाला फॉर्मूला आता है कि SF मतलब किसी भी बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए होगा रिएक्टेंट की एनर्जी माइनस प्रोडक्ट की एनर्जी, राइट। तो इसमें कितने बॉन्ड हो गए, SF6 है, मतलब एक सल्फर के साथ 6 फ्लोरीन अटैच हो गए, तो इसमें 6 CF बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो इसमें ऐसे लिखेंगे कि 6 मल्टीप्लाई बाय टोटल जो इसकी एनर्जी आएगी वो, मतलब इसको ऐसे लिखेंगे 6 SF बॉन्ड हो गए, और उसमें रिएक्टेंट की एनर्जी हमको गिवन है
एस प्लस एफ की वैल्यू गिवन है हमको -11 और दूसरी वैल्यू है 275, तो इसमें वो वैल्यू पुट कर दो, राइट। तो इसमें हमको टोटल सबकी एनर्जी गिवन है, SF6 की एंथैल्पी गिवन है, एस की और फ्लोरीन की, तो सबकी वैल्यू इसमें तो रिएक्टेंट साइड पे हमारे पास होगा एस प्लस एफ होगा, ओके। इसमें सल्फर की एनर्जी गिवन है, ब्रैकेट में लिखेंगे 275 प्लस फ्लोरीन के टोटल फ्लोरीन इसमें हो गया 6, तो इसमें आएगा 6 मल्टीप्लाई बाय फ्लोरीन की एनर्जी इसमें हमको गिवन है सॉरी 80, तो इसमें 6 मल्टीप्लाई बाय 80 आएगा। इसको बोलेंगे टोटल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट की एनर्जी इसमें आएगी, प्रोडक्ट के फॉर्म में होगा SF6 और इसके कितने 1 मॉलिक्यूल होगा, हाँ तो राइट, तो इसमें होगा -1100 सॉरी, हाँ 1100 जूल एनर्जी इसकी गिवन है, ओके। तो इसमें हमको फाइंड आउट करना है SF की एनर्जी, तो SF के लिए एनर्जी आएगा SF इज इक्वल टू ये 6 होगा, वो नीचे जाएगा, तो इसके नीचे हटा दो पूरा 6, राइट। मतलब इसमें ऐसा हुआ कि टोटल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय 6, और 6 कहाँ से आया, क्योंकि SF6 में 6s बॉन्ड F गिवन हो गया, राइट। तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा कैलकुलेशन के बाद 1 मिनट, कैलकुलेशन के बाद हमारा आंसर होगा 310 समथिंग आंसर आएगा, अप्रोक्स आंसर आएगा 310 किलो जूल पर मोल, राइट। तो हमारा आंसर होगा 309, सॉरी 309 आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 309, ओके, आंसर बी होगा 309, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 40 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में रिएक्शन है x2 प्लस y2 गिव्स xy3। क्वेश्चन नंबर 40, तो इसमें स्टैंडर्ड एनर्जी सबकी गिवन है, एक रिएक्शन है x2 प्लस y2 गिव्स xy3। इसमें x2 के होल हो गए 1/2, y2 के होल हो गए 3/2 और xy3 होगा 1। ये प्रोसेस हमको गिवन है और सबके स्टोइकियोमेट्री भी गिवन है। इसमें हमको डेल्टा H की वैल्यू भी गिवन है, वो कितनी है -30 किलो जूल है, राइट। और इसमें हमको टेम्परेचर पूछा है, और कब पूछा है, तो इसमें ओके इक्विलिब्रियम टाइम पे टेम्परेचर हमको पूछा हुआ है, राइट। तो इसमें और सबकी एंट्रोपी की वैल्यू, स्टैंडर्ड एंट्रोपी की वैल्यू भी सबकी गिवन है, x2 की, y2 की, xy3 की। तो इसमें हमको टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, तो हम लोग जानते हैं कि टेम्परेचर हमको फाइंड आउट करना हो और डेल्टा एस की वैल्यू सबकी गिवन हो, तो फॉर्मूला आएगा हमारा गिब्स फ्री एनर्जी वाला, गिब्स हेल्मर्स सॉरी गिब्स के हिसाब से फॉर्मूला आएगा हमारा डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस होगा। चेंज जी को बोलेंगे गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी, इसको बोलेंगे चेंज ऑफ एंथैल्पी, इसको बोलेंगे चेंज ऑफ एंट्रोपी, और इसको बोलेंगे वो टेम्परेचर, वो तो इसमें हमको फाइंड आउट करनी है, राइट। तो टेम्परेचर को फाइंड आउट, और हम लोग जानते हैं कि इक्विलिब्रियम टाइम पे पूछा हुआ है, तो इक्विलिब्रियम होगा तो इसमें डेल्टा जी का चेंजेस 0 होगा, मतलब ओके इक्विलिब्रियम टाइम पे डेल्टा जी का आंसर होगा 0। तो इसमें एक फॉर्मूला, इसमें 0 की वैल्यू इसमें पुट करो डेल्टा जी में, तो इसमें ऐसा आएगा डेल्टा एच इक्वल टू टी इंटू डेल्टा एस, और इसमें हमको डेल्टा सॉरी टी टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, तो उसको सब्जेक्ट बनाओ, जिसका फॉर्मूला ऐसा आएगा डेल्टा एच डिवाइडेड बाय डेल्टा एस, फाइंड आउट है टी। तो इसमें डेल्टा एच की वैल्यू हमको गिवन है, वो कितनी गिवन है, इसमें -30 है,
तो इसमें पुट करो -30 चेंज ऑफ एंथैल्पी इक्वल टू टेम्परेचर। इसमें हमको डेल्टा एस मतलब एंट्रोपी का चेंजेस चाहिए, राइट। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि सबका मतलब x2 का, y2 का, xy3 का डेल्टा एस मतलब सॉरी एस की वैल्यू गिवन है, तो इसमें हम लोग फाइंड आउट करेंगे चेंज ऑफ एंट्रोपी। तो उसका फॉर्मूला होगा डेल्टा एस इक्वल टू टोटल एंट्रोपी चेंज ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल चेंज ऑफ एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट, राइट। तो इसमें सबकी वैल्यू पुट कर दो, एंट्रोपी की वैल्यू सबकी गिवन है, मतलब स्टार्टिंग में ऐसा होगा कि इसमें 1 मिनट, एंट्रोपी का चेंज फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा कि एंट्रोपी ऑफ XY3 माइनस एंट्रोपी ऑफ X2 प्लस एंट्रोपी ऑफ Y2, और इसके मोल आगे मल्टीप्लाई कर दो तो इसके आगे आएगा X2 के आगे आएगा 1/2 और इसके आगे होगा 3/2, मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू पुट कर दो, तो उसके बाद डेल्टा एस का आंसर होगा -40। डेल्टा एस का वैल्यू पुट करने के बाद आंसर होगा -40 किलो जूल पर मोल, सॉरी जूल में आंसर आएगा हमारे इसका, सॉरी किलो जूल में आएगा, उसको जूल में कन्वर्ट करेंगे तो नहीं करेंगे वो भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि डेल्टा एच की वैल्यू वो किलो जूल में ही है, राइट। और कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, तो कन्वर्ट करेंगे तो इसमें आएगा -40,000 जूल, इसको बोलेंगे चेंज ऑफ एंट्रोपी आ गया, उसकी वैल्यू इसमें पुट कर दो, 30 में ऐसा था इसमें 30 को जूल में कन्वर्ट करेंगे, इसमें ऐसा होगा -30,000 और नीचे आएगा -40,000, ओके। तो उसके हिसाब से टेम्परेचर का हमारा आंसर होगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगी तो इसका आंसर होगा 350 केल्विन, राइट। इसमें हमारा ऑप्शन के हिसाब से आंसर होगा 750 केल्विन, ऑप्शन सी, राइट। चलो क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 में हमको पूछा हुआ है तो कौन सा सेंटेंस राइट है। तो फर्स्ट में गिवन है फॉर द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन द आइसोलेटेड सिस्टम द चेंज इन एंट्रोपी इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब इसमें ऐसा दिया हुआ है कि जो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप होगी, जो प्रोसेस अपने आप होगी तो उसमें डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, वो राइट है। सारी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव आती है, और हम लोग जानते हैं कि जो प्रोसेस नेचुरली होती है वो सारी प्रोसेस स्पॉन्टेनियसली होती है, और जो प्रोसेस स्पॉन्टेनियसली होती है उसमें एंट्रोपी का चेंज ऑलवेज पॉजिटिव आता है, राइट। उसके बाद दोनों सेंटेंस इसमें गिवन है ऑप्शन बी एंड सी में, कि जिसमें हमको पूछा है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। तो हम लोग इसमें जानते हैं कि डेल्टा एच की वैल्यू कौन सी आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए स्पॉन्टेनियस के लिए। तो इसमें ऐसा गिवन है कि एंडोथर्मिक प्रोसेस ऑलवेज स्पॉन्टेनियस होती है, नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो सेंटेंस रॉन्ग है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, वो भी पॉसिबल नहीं है, तो वो भी रॉन्ग है, ओके। मतलब ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक दोनों भी या दोनों नहीं भी स्पॉन्टेनियस आ सकती है, दोनों मतलब स्पॉन्टेनियस आ भी सकती है, दोनों स्पॉन्टेनियस नहीं भी आ सकती, राइट। और लास्ट ऑप्शन है वो लोअरिंग ऑफ द एनर्जी इन द रिएक्शन प्रोसेस इज द ओनली क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी, वो भी रॉन्ग है। तो हमारा आंसर होगा ए, जिसमें स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में डेल्टा एस की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी और डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए, एंड डेल्टा जी की वैल्यू दोनों हिसाब से मतलब एंथैल्पी ऑफ चेंज और एंट्रोपी के चेंज के हिसाब से हम लोग 100% नहीं कह सकते कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, 100% उसके लिए गिब्स की एनर्जी आएगी कि जिसमें डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी, वही प्रोसेस स्पॉन्टेनियसली होगी, और डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो वो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियसली होगी, क्लियर। तो उसके हिसाब से हमारा आंसर होगा ए, दैट मीन्स कि स्टेटमेंट 1 इज राइट, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा है हमको, एक्स वाई मतलब कैसे फॉर्म होगा भाई, तो इसमें x2 प्लस y2 रिएक्ट करेंगे एंड फॉर्म करेगा एक्स वाई। तो फर्स्ट सॉरी क्वेश्चन नंबर 16 में स्टार्टिंग में रिएक्शन होगी हमारी, जिसमें दिया x2 एंड y2 आर ऑल डायटोमिक मॉलिक्यूल, मतलब इसमें ऐसा होगा x2 प्लस y2 दोनों रिएक्ट करके फॉर्म करेंगे 2xy फॉर्म करेंगे, राइट। तो इसमें
तीनों की मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी BDE की वैल्यू सब में गिवन है, और इसमें दिया है X2 जेम Y2 जेम XY, सबकी एनर्जी गिवन है। BDE की वैल्यू सब में XY की वैल्यू होगी 1, सॉरी X2 की वैल्यू होगी 1, Y2 की होगी 0.5 और XY की वैल्यू होगी 1। और इसमें कितना XY 2 है, में XY का स्टोइकियोमेट्री 2 है। ओके, तो इसमें हम लोग पहले इसमें वैल्यू हमको सोचना पड़ेगा कि किसकी वैल्यू क्या रखे, और प्रोसेस में क्या पूछा हुआ, प्रोसेस में हमको पूछा है कि BDE की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है फॉर X2 के लिए। X2 के लिए हमको BDE की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। BDE मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो इसमें हमको फाइंड आउट करना है। राइट, तो इसमें पहले सपोज लाइक x की वैल्यू हम लोग इसमें पहले सपोज करना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू इसमें ले सकते हैं। इसमें सपोज X2 का प्रेशर है P, प्रेशर ऑफ X2। x को इसमें हमको कंसिडर करेंगे, x मतलब P है, y मतलब इसमें होल फ्रैक्शन में, सॉरी इसके मोल रेशियो गिवन है कि X2 होगा उससे आधा Y2 होगा, क्योंकि इसमें X2 का अमाउंट है 1, Y2 का अमाउंट 0.5 है, तो उसके हिसाब से y का होगा P/2 होगा, और XY का होगा P होगा। राइट, ये इसके हिसाब से हमने उसकी वैल्यू एज्यूम की कि x का आंसर सपोज लाइक P है, Y2 का उसके आधा मतलब P/2 है, और XY का होगा P। राइट, तो इसमें हमको डेल्टा H मतलब BDE फाइंड आउट करना है ना, हाँ, तो इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे डेल्टा H, कौन सी वाली, BDE। राइट, तो उसके लिए फॉर्मूला होगा हमारा डेल्टा H रिएक्टेंट माइनस डेल्टा H प्रोडक्ट। राइट, इसमें रिएक्टेंट में आएंगे X2 प्लस Y2 आएंगे, प्रोडक्ट में आएंगे XY आएगा, उसके लिए इसमें पुट कर दो, इसमें ऐसा आएगा X2 प्लस Y2 माइनस 2, और उसके स्टोइकियोमेट्री 2 है तो इसमें आगे आएगा 2 इंटू XY आएगा। ओके, तो इसकी वैल्यू पुट कर दो, और BDE की वैल्यू तो गिवन है एग्जाम्पल में, BDE की वैल्यू इसमें हमको गिवन है -200 है, इसमें पुट कर दो -200। ओके, तो इसमें आएगा -200 BDE वैल्यू, और वो किसके लिए पूछा हुआ है, X2 के लिए पूछा हुआ है, और X2 की वैल्यू होगी इधर, जो हमने सपोज किया, अगर X2 की कितनी होगी P प्लस Y की कितनी होगी P/2 होगी, और 2XY की हमने सपोज की P, तो इसमें 2P होगा। राइट, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें P का आंसर आएगा हमारा 800 समथिंग आना चाहिए, सॉरी 400 आएगा। कैलकुलेशन के बाद P का आंसर होगा 400, तो हमारा आंसर होगा A, 400 किलो जूल पर मोल। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 17, वो थर्मो का लास्ट क्वेश्चन है कि कौन सा पैरामीटर वो स्टेट फंक्शन है, मतलब इसमें पूछा है पाथ फंक्शन कौन सा है। पाथ फंक्शन का मीनिंग होगा जो प्रोसेस पाथ पे डिपेंड करेगा। राइट, दो फंक्शन आते हैं, एक स्टेट फंक्शन, दूसरा आता है पाथ फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन होगा वो डायरेक्टली इनिशियली एंड फाइनल स्टेप पे डिपेंड करेगा, पाथ पे डिपेंड करेगा नहीं, बट जो पाथ फंक्शन होगा वो पाथ पे मतलब कौन सा वे आप लोग फॉलो करें उस पर वो डिपेंड करेगा। तो उसके हिसाब से हमारे दो ही पैरामीटर ऐसे जो पाथ फंक्शन है वो हो गए हीट एंड वर्क, जो हम लोग जानते हैं, तो Q&W, तो हमारा आंसर होगा D, B एंड C बोथ, मतलब हीट एंड वर्क बोथ आर ए पाथ फंक्शन। वो थियोरेटिकल भी क्वेश्चन है। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 18, नाउ स्टार्ट ऑर्गेनिक GOC। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमको पूछा है दो स्ट्रक्चर हमको गिवन है, तो दोनों में हमको सेकेंडरी कार्बन इसमें हमको फाइंड आउट करना है। राइट, दोनों सॉरी स्ट्रक्चर 3 है, अब इसमें 3 स्ट्रक्चर है, तो तीनों में 1, 2 एंड 3 में हमको सेकेंडरी कार्बन फाइंड आउट करना है। तो हम लोग वो तो जानते हैं, में स्टार्टिंग में आता है
जो कार्बन एक कार्बन के साथ अटैच होगा उसको बोलेंगे 10 कार्बन, जो कार्बन दो कार्बन के साथ अटैच होगा उसको 20 बोलेंगे, और 3 के साथ होगा उसको 30 बोलेंगे। तो इसमें हमको सेकेंडरी पूछा है, डेट मीन्स कि एक कार्बन दो कार्बन के साथ अटैच होना चाहिए। तो इसमें हम लोग जानते हैं इसमें वो फर्स्ट मॉलिक्यूल में बेंजीन है, तो इसमें ये वाला कार्बन तो सेकेंडरी है, सेकंड ये वाला भी है, मतलब बेंजीन में 6 कार्बन सेकेंडरी हो गए। तो फर्स्ट में हमारा आंसर आना चाहिए, मतलब फर्स्ट स्ट्रक्चर में बेंजीन में 6 कार्बन सेकेंडरी हो गए, राइट। तो ऑप्शन बी एंड सी रॉन्ग हो गए, तो उसमें अभी बचा ऑप्शन हमारा ए एंड डी। तो उसमें सेकंड दिया हुआ है जिसमें बेंजीन के दोनों साइड सब्सटीट्यूशन है और दोनों साइड CH3 है, तो उसमें सेकेंडरी कार्बन कितने हो गए, तो उसमें हो गए 4 हो गए, ये वाला सेकेंडरी ये वाला, तो इसमें दैट मीन्स के 4 कार्बन सेकेंडरी हो गए। तो हमारा आंसर आ सकता है 6 4 5, और लास्ट वाला चेक करेंगे तो उसमें 5 कार्बन सेकेंडरी हो गए, 1 2 3 4 एंड 5, ये वाला कार्बन होगा वो 30 होगा। तो इसमें ये दोनों कार्बन वाले कार्बन, मतलब ये दोनों कार्बन वो भी 30 हो गए, मतलब इस कार्बन के साथ अटैच है वो। तो हमारा आंसर होगा 6 4 5। क्लियर, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 में हमको पूछा है कि इजेड कन्फिग्यूरेशन पूछा है, और अल्किन में ही होगा वो। तो अल्किन में हमको इजेड कन्फिग्यूरेशन फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए फर्स्ट एग्जांपल है क्वेश्चन नंबर 19 में C डबल बॉन्ड इधर ऐसा दिया, और C डबल बॉन्ड O, और इधर सॉरी C डबल बॉन्ड C, अल्किन है सॉरी, और इसमें इधर है फ्लोरीन और इधर है CH3, इसको बोलेंगे कार्बन 1, इसको बोलेंगे कार्बन 2, और इधर है दोनों, इधर होगा NH2 और इधर होगा H। हम लोग इजेड में हमने पढ़ा था कि जिसका मॉलिक्यूलर मास कार्बन 1 के साथ 2 एटॉम अटैच है, इधर इधर है फ्लोरीन और इधर है CH3 है, तो उसमें से किसका एटॉमिक मास ज़्यादा होगा, तो फ्लोरीन का मास होगा 19 और CH3 का मास होगा 15, राइट। मतलब इसका मास हुआ 15 और इसका हुआ 19, तो फ्लोरीन का मास ज़्यादा है, उसको नंबर देंगे 1 और CH3 को देंगे 2। एक कार्बन के साथ जितने एटॉम हो गए, 2 एटॉम उसके साथ अटैच हो गए क्योंकि अल्किन है, तो उसमें जिसका मास ज़्यादा है उसको देखिए फर्स्ट नंबर, जिसका मास कम होगा उसको नंबर देखिए 2। इसमें NH2 में वही होगा, NH2 में फर्स्ट नंबर और इसका सेकंड नंबर होगा, क्योंकि NH2 में मास आएगा 14, सॉरी 16 आएगा, हाइड्रोजन का 14 प्लस हाइड्रोजन का 2, मतलब 2 का 2 हो गए, तो इसमें 16, और हाइड्रोजन का होगा 1। तो डेट मीन्स कि इसमें दोनों मतलब 1 नंबर 1 साइड आए, मतलब सेम साइड हो गए, तो उसको बोलेंगे जेड। तो ये वाला एग्जांपल हमारा जेड कन्फिग्रेशन का है। और सेकंड की बात करेंगे तो सेकंड में जो एग्जांपल है उसमें C डबल बॉन्ड C है, और इसके साथ अटैच है फ्लोरीन और इधर अटैच है Br, इधर अटैच है I और इधर अटैच है H। इसको देखिए C1, इसको देखिए C2। तो इसमें किसका मास ज़्यादा होगा, तो फ्लोरीन का मास ज़्यादा 90, इसको देखिए 1 नंबर, इसको नंबर देखिए 2 नंबर। इसमें आयोडीन और ब्रोमीन है, तो हम लोग जानते हैं कि आयोडीन का मास ज़्यादा होगा, तो इसको बोलेंगे 1 और 2। तो इसमें 1 और 1 नंबर सामने आए, अपोजिट साइड आए, तो उसको बोलेंगे ई मतलब एंटी होगा, एंटी मतलब अपोजिट साइड होगा। तो इसमें दोनों 1 1 एंड 2 2 नंबर अपोजिट साइड हो गए, तो उसको बोलेंगे ई कन्फिग्यूरेशन, ई मतलब एंटी। तो हमारा आंसर होगा फर्स्ट मॉलिक्यूल होगा जेड और सेकंड होगा हमारा ई। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा आंसर होगा डी, डेली। डेली मतलब जेड एंड ई कन्फिग्यूरेशन आएगा हमारा। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 में हमको गिवन है कि कौन सा आइसोमेरिज्म प्रेजेंट है मॉलिक्यूल 1 एंड 2 में, राइट। तो इसमें दोनों के स्ट्रक्चर के हिसाब से जाएंगे, तो इसमें इथर ग्रुप होगा ROR, इथर, और सेकंड में होगा OH, अल्कोहलिक ग्रुप होगा। दैट मीन्स कि फर्स्ट मॉलिक्यूल में इथर है एंड सेकंड में अल्कोहल है, दोनों का फॉर्मूला सेम होगा। दैट मीन्स कि जिस आइसोमर में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट उसका फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गए, तो उसको बोलेंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो इसमें हमारा आंसर होगा बी, फर्स्ट में इथर है और सेकंड में अल्कोहल है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, वो तो सिंपल सा क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 में हमको पूछा है कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे कम स्टेबल होगा, लीस्ट स्टेबल पूछा हुआ है, राइट। तो हम लोग जानते हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए 2 कंसेप्ट आते हैं, राइट। रेजोनेंस में फर्स्ट आएगा ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए भाई,
जिस स्ट्रक्चर में सारे एटॉम का ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। और सेकंड में होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटॉम पे नेगेटिव चार्ज आना चाहिए एंड इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटॉम पे पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, वो ज़्यादा स्टेबल होगा। राइट, दोनों रूल्स जो फॉलो करेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। फर्स्ट ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए और सेकंड पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटॉम पे नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो उसके हिसाब से फर्स्ट स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे तो इसमें कार्बन पे, दोनों कार्बन पे प्लस चार्ज और नेगेटिव चार्ज भी है। तो कार्बन का चार्ज होगा प्लस, तो उसपे प्लस चार्ज भी है, और दूसरे कार्बन नेगेटिव, मतलब वो वाला स्ट्रक्चर वो दोनों रूल्स को इन फॉलो कर रहा है। तो वो वाला स्ट्रक्चर हमारा कैसा होगा, सबसे कम स्टेबल होगा, क्योंकि इसमें ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं और सारे मॉलिक्यूल में सारे एटॉम के ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज भी है, तो उसको बोलेंगे लेस्ट स्टेबल हेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और उसके अलावा सारे में दोनों रूल्स फॉलो होते तो वो सारे मॉलिक्यूल स्टेबल हो गए। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 में पूछा है कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। राइट, तो चारों ऑप्शन में से इस ऑप्शन में कार्बोकेटाइन को जानते हैं, जिस कार्बन पे प्लस चार्ज होगा उसको बोलेंगे कार्बोकेटाइन। कार्ब प्लस कैटाइन, जिस कार्बन पे प्लस चार्ज होगा उसको बोलेंगे कार्बोकेटाइन। राइट, तो इसके लिए सेकंड मॉलिक्यूल क्या बात करेंगे इसमें, तो सेकंड मॉलिक्यूल में इफेक्ट कौन सी आएगी, नाइट्रोजन होगी, तो नाइट्रोजन इधर होगा तो वन पेयर आएगा, इधर भी ऑक्सीजन में वन पेयर आएगा। राइट, तो इसमें दोनों मतलब कि नाइट्रोजन पे और ऑक्सीजन पे वन पेयर है, वो दोनों रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, तो इसमें रेजोनेंस आएगा। राइट, और इसमें नाइट्रोजन में माइनस आई इफेक्ट होगी नाइट्रोजन में माइनस आई और प्लस आर होगी, तो इसमें रेजोनेंस ज़्यादा स्टेबल होगा और इसमें कार्बोकेटाइन भी ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इस बी ऑप्शन में नाइट्रोजन की माइनस आई इफेक्ट भी है और उसके पास लोन पेयर है, सो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, तो उसकी प्लस आर और माइनस आई भी इफेक्ट है, सो वो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा। तो बी इज करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 22। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 23। तो 23 में हमको पूछा हुआ है कौन सा मॉलिक्यूल ज़्यादा एसिडिक होगा। राइट, इसमें दो कंसेप्ट आते हैं। तो एसिडिटी का फर्स्ट कंसेप्ट आएगा कि एसिडिटी या एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या होगा इसमें, इसमें होगा माइनस आर और साथ में होगा माइनस आई, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्लस आई एंड प्लस आर। डेट मीन्स कि जिसमें माइनस आर इफेक्ट ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग पावर ज़्यादा है, वो ज़्यादा एसिडिक होगा। तो इसमें से जिस ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग ग्रुप या जिसकी माइनस आई इफेक्ट या माइनस आर इफेक्ट ज़्यादा होगी वो ज़्यादा एसिडिक होगा। तो हम लोग जानते हैं कि NO2 में क्या आता है, NO2 को बोलेंगे नाइट्रो ग्रुप, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग ग्रुप, और उसकी इफेक्ट होगी स्ट्रॉन्ग माइनस आर इफेक्ट होगी। मतलब जितना NO2 ग्रुप ज़्यादा उतनी उसकी एसिडिटी भी ज़्यादा होगी। उसके हिसाब से इस सी ऑप्शन में मतलब थर्ड मॉलिक्यूल में दोनों साइड NO2 है, तो उसकी एसिडिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो इसके ऑप्शन से हिसाब से फर्स्ट आंसर आ जाएगा हमारा, तो इसमें आंसर आएगा बी। उसके बाद उसको वेरीफाई करेंगे तो थर्ड में सबसे ज़्यादा, फिर फोर्थ में NO2 एक ही है तो उसकी भी एसिडिटी ज़्यादा होगी, तो सेकंड नंबर पे आएगा क्योंकि उसमें 1 NO2 है तो वो भी सेकंड है। उसके बाद CH3, तो CH3 की वो इफेक्ट आएगी प्लस आई इफेक्ट आएगी, वो तो प्लस आई होगा तो एसिडिटी कम होगा। तो उसके बाद फिनॉल भी है तो उसके बाद फिनॉल आएगा, फिर आएगा फोर मिथाइल फिनॉल आएगा। राइट, तो उसके हिसाब से हमारा आंसर होगा बी। इसमें NO2 ग्रुप जितने ज़्यादा उतनी एसिडिटी ज़्यादा और जितने CH3 ग्रुप ज़्यादा उतनी एसिडिटी कम। राइट, तो हमारा आंसर होगा बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 में हमको पूछा हुआ है कि किसमें के की वैल्यू का ऑर्डर पूछा। के मतलब क्या, के को बोलेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, और जितना के की वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी उसकी एसिडिटी भी ज़्यादा होगी। राइट, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 24 में के की वैल्यू पूछी कि के की वैल्यू इंक्रीजेज, दैट मीन्स एसिडिटी इज ऑल्सो इंक्रीजेज। ओके, तो इसमें एसिडिटी के लिए वही फॉर्मूला हमने जो अप्लाई किया वो वाला आगे वाला कि माइनस आर इफेक्ट जितनी ज़्यादा उतनी एसिडिटी ज़्यादा और उतना के की वैल्यू, के मतलब और कुछ नहीं एसिडिटी पूछा। दोनों क्वेश्चन सेम ऐसे, उसमें दोनों में सेम कंसेप्ट आएगा, के बोले या उसको एसिडिटी बोले। राइट,
इसमें NO2 ग्रुप प्रेजेंट है तो इसकी इफेक्ट होगी -R इफेक्ट होगी, और OCH3 में होगा +I होगा। तो वही कंसेप्ट इसमें अप्लाई करोगे तो NO2 में सबसे ज़्यादा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए में एसिडिटी ज़्यादा आनी चाहिए। फिर आएगा 3, क्योंकि 3 कौन सा है, अब बेंजोइक एसिड सब में कॉमन है, लेकिन इसके साथ NO2 मतलब फर्स्ट में ज़्यादा होगी। उसके बाद थर्ड मतलब बेंजोइक एसिड में कुछ है ही नहीं, प्लस नॉट +R या +I कुछ भी नहीं है, तो वो थर्ड पे आएगा, क्योंकि सेकंड ऑप्शन में हमको गिवन है OCH3, उसमें +I आता है, तो उसकी एसिडिटी सबसे कम, इसकी एसिडिटी सबसे कम, इसकी सबसे ज़्यादा, और सेकंड नंबर पे ये रहेगा। ओके, तो हमारा आंसर होगा सी, फर्स्ट में ज़्यादा, फिर थर्ड में, फिर 2 में। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन 25। ओके, तो 25 में हमको पूछा हुआ है बेजिसिटी का ऑर्डर। तो बेजिसिटी किस में ज़्यादा होगी, तो वही एसिडिटी वाला कंसेप्ट उसमें उल्टा कर दो, तो बेजिसिटी में आएगा जिसमें +R ज़्यादा है या +I ज़्यादा है उसमें बेजिसिटी ज़्यादा होगी, और जिसमें -I है और -R है उसमें बेजिसिटी कम होगी। राइट, तो उसके हिसाब से इसमें NH2 ग्रुप की इफेक्ट कौन सी आती है, +R आती है, उसके पास लोन पेयर हो गए। ओके, तो एनिलीन में बेजिसिटी सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि उसके पास लोन पेयर हो गए, और उसकी +R इफेक्ट होगी, में कौन सी आएगी इफेक्ट, +R आएगी। तो एनिलीन की, सॉरी एनिलीन जैसा स्ट्रक्चर है उसमें एक नाइट्रोजन खाली इधर है, तो इसमें सेकंड मॉलिक्यूल में बेजिसिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो चार ऑप्शन वही हमको गिवन है, 2 नंबर ही है। उसके बाद हमको गिवन है और ऊपर CH3 लगा हुआ है। पीडीन का स्ट्रक्चर है चारों ऑप्शन में, और चारों ऑप्शन में अटैच ग्रुप अलग है। राइट, फर्स्ट में फर्स्ट पीडीन है, उसके बाद सेकंड में NH2 अटैच किया हुआ है। राइट, और थर्ड में CH3 अटैच किया हुआ है, एंड फोर्थ में CN ग्रुप अटैच किया हुआ है। राइट, तो NH2 की इफेक्ट आएगी +R, और CH3 की आएगी +I आएगी, और CN की आएगी -I एंड -R। डेट मीन्स कि CN की तो बेजिसिटी सबसे कम होगी। ओके, तो CN वाला ऑप्शन लास्ट में आएगा। तो इसमें दो ऑप्शन रॉन्ग हो गए, C एंड D इज रॉन्ग। नाउ ऑप्शन A एंड B तो उसे फोकस करेंगे। तो A एंड B पे दोनों में 4 नंबर लास्ट में आता है, तो राइट है। 2 नंबर स्टार्टिंग में आता है, राइट। अभी बचा ऑप्शन कौन सा, 1 एंड 3। तो 1 एंड 3 में हमको एक CH3 ग्रुप अटैच है और दूसरा पीडीन अकेला है। तो CH3 डेट मीन्स में +I आ रहा है, +I ज़्यादा होगा तो उसमें बेजिसिटी भी ज़्यादा होगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट CH3 में +I आता है और +I होगा तो उसमें बेजिसिटी भी ज़्यादा होगी। डेट मीन्स के सेकंड का सबसे हाईएस्ट, फिर थर्ड आएगा, तो हमारा आंसर होगा ए। राइट, NH2 में +R, CH3 में +I, और CN में -I एंड -R। सो हमारा आंसर होगा ए। क्लियर? So now our JEE solution is completed. All the best. Jai Shri Krishna.